नमस्कार दोस्तों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री का ही टॉपिक पढ़ेंगे। आज दोस्तों हम दिल्ली सल्तनत का टॉपिक प्रारंभ करेंगे। दिल्ली सल्तनत का टॉपिक पढ़ने से पहले मैंने आपको भारतीय इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाया है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद काल और मौर्य साम्राज्य पढ़ाया है। दोस्तों, हम अपना अध्ययन रीट मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। मुख्य रूप से अपनी ये जो वीडियो क्लासें हैं ना दोस्तों, जो एसएसटी की तैयारी कर रहा है या एसएसटी मेन पेपर दे रहा है रीट एग्जाम का, उसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाला है दोस्तों। इसलिए आप ध्यान लगाकर पढ़े दोस्तों। आइए टॉपिक प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का काल 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक माना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत की भारत में नींव कब डली? 1206 ईस्वी में डली भाई। दिल्ली सल्तनत का शासन भारत में समाप्त कब हुआ? 1526 ईस्वी में हुआ भाई। ठीक है, अर्थात 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन रहा भाई। ठीक है, ये एक विदेशी शासन था दोस्तों। इसे मुख्य रूप से भारत में मुस्लिमों के द्वारा किया गया शासन कहा जाता है। यानी भारत में मुसलमानों के द्वारा जो शासन किया गया उसे ही दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसके आगे एक बड़ा शासन और आता है, मुगल शासन आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। पहले हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत ने दोस्तों कुल मिलाकर 320 वर्ष तक शासन किया भाई। ये अच्छा सवाल बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत ने भारत में कितने सालों तक शासन किया भाई? 320 सालों तक शासन किया। दोस्तों, ये जो दिल्ली सल्तनत है यह 5 राजवंशों में बटी हुई थी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में 5 राजवंशों ने शासन किया भाई। ये 5 राजवंश इस प्रकार है। पहला राजवंश है दोस्तों गुलाम वंश। गुलाम वंश ने 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन किया भाई। यानी यहां से यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में जिन 5 राजवंशों ने शासन किया उनमें से सबसे पहले शासन करने वाला वंश कौन सा था भाई? गुलाम वंश। गुलाम वंश दोस्तों प्रथम शाखा थी ये दिल्ली सल्तनत के राजवंशों की, जिसने सबसे पहले भारत में शासन किया या दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन किया। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अंतिम रूप में शासन करने वाला जो शासक था वह दोस्तों लोधी वंश था। कौन सा शासन वंश था भाई? लोधी वंश, जो 1526 ईस्वी में समाप्त हुआ। अतः यह अंतिम था। भारत में दिल्ली सल्तनत में जिन 5 राजवंशों ने शासन किया है उनमें सबसे पहले तो गुलाम वंश ने शासन किया और सबसे अंत में लोधी वंश ने शासन किया। गुलाम वंश ने भारत में 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव डाली और गुलाम वंश भारत में 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन करता है। दूसरा जो वंश आता है दिल्ली सल्तनत के अधीन, इसे दोस्तों खिलजी वंश कहते हैं भाई। भारत में खिलजी वंश की नींव 1290 ईस्वी में डाली गई भाई और 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक दिल्ली पर खिलजी राजवंश का शासन रहा। दिल्ली सल्तनत में तीसरा वंश दोस्तों तुगलक वंश था। तुगलक वंश ने 1320 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासन प्रारंभ हुआ और ये दोस्तों 1414 ईस्वी तक चला। चौथा जो राजवंश था दिल्ली सल्तनत में वह सैयद राजवंश माना जाता है भाई और सैयद राजवंश का कालक्रम 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा। और जो पांचवा राजवंश या जो अंतिम राजवंश था दिल्ली सल्तनत में वह लोधी वंश को माना जाता है। लोधी वंश भारत में 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा भाई। या लोधी वंश ने भारत में 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया। यह कालक्रम आप एक बार दोबारा देखिए। भारत में दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से लेकर 526 ईस्वी तक रही। दिल्ली सल्तनत ने लगभग 320 वर्षों तक शासन किया।
दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश थे भाई। प्रथम राजवंश गुलाम वंश था और अंतिम राजवंश लोधी वंश था। भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1226 में हुई, जबकि दिल्ली सल्तनत की समाप्ति 1526 ईस्वी में हुई। सबसे पहले गुलाम वंश शासन करता है, जो 1206 से 1290 ईस्वी तक रहता है। दूसरा राजवंश खिलजी वंश था, जिसने 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया। तीसरा वंश तुगलक वंश था, जिसने 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया। चौथा राजवंश सैयद वंश था, जिसने 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किया। और जो पांचवा वंश था वह लोधी वंश था भाई। लोधी वंश ने 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया। अब यहां दोस्तों ये जो 5 राजवंश है ना, इन 5 राजवंशों में जो ऊपर वाले 4 है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, ये चारों दोस्तों तुर्क जनजाति के शासन थे भाई। और ये जो अंतिम शासन था ना दोस्तों, ये अंतिम वंश लोधी वंश, ये है अफगान का था भाई। ये कहां का था? अफगान जाति का था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र ऐसा कौन सा वंश था जो अफगान जाति का था भाई, या अफगानिस्तान का था? वह दोस्तों लोधी वंश था। लोधी वंश के जो शासक थे वो मूल रूप से अफगान के थे। और जो ऊपर के 4 राजवंश हैं, ये तुर्क जनजाति के माने जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों भारत में दिल्ली सल्तनत के अधीन इन 5 राजवंशों ने शासन किया। अब देखिए दोस्तों, अपन सबसे पहले पढ़ेंगे गुलाम वंश। यानी भारत में दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक राजवंश था वह गुलाम वंश को माना जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, गुलाम वंश को मामूलक वंश के नाम से भी जाना जाता है। यह अच्छा सवाल बन सकता है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मामूलक वंश की संस्थापक कौन था। मामूलक वंश कह दीजिए चाहे गुलाम वंश कह दीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है दोस्तों। भारत में गुलाम वंश या मामूलक वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों मोहम्मद गोरी के द्वारा खरीदा हुआ व्यक्ति था भाई। ऐसा बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाल्यावस्था में या बचपन में ही इसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। बाद में इसे एक व्यापारी खरीद लेता है और उस व्यापारी से फिर दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक इसको खरीद लेता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक दोस्तों ये तुर्की भाषा का शब्द है भाई। आपसे यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो ऐबक शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है? यह तुर्की भाषा का शब्द होता है। तो तुर्की भाषा के इस ऐबक शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। चंद्रमा का देवता, बहुत ही अच्छा सवाल बनता है। काफी डीपली क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक में जो ऐबक नाम है यह कौन सी भाषा का है? तुर्की भाषा का है। और इस ऐबक का अर्थ क्या होता है? ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। इस प्रकार दोस्तों भारत में 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की या मामूलक वंश की स्थापना की। यहां कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 1206 ईस्वी में हुआ भाई। और इसका जो राज्याभिषेक हुआ था यह दोस्तों लाहौर में हुआ था। कहां हुआ था? लाहौर में। देखो दोस्तों हुआ क्या था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के भारत में शासक बनने से पहले या गुलाम वंश की नींव डालने से पहले भारत का जो ज्यादातर क्षेत्र था ना दोस्तों, इसके ऊपर मोहम्मद गोरी ने अधिकार कर लिया था भाई। यानी मुख्य रूप से लाहौर का जो शासक था वह मोहम्मद गोरी था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है भाई, या मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाती है। तो मोहम्मद गोरी की हत्या हो जाने के बाद एक तो निसंतान मरा था भाई। मोहम्मद गोरी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उसका कोई पुत्र नहीं था। तो लाहौर में जब उसकी मृत्यु हुई मोहम्मद गोरी की, तो लाहौर के जो सरदार थे उन सरदारों ने क्या किया दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को ही अपना अगला मुखिया चुन लिया या मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी मान लिया। तो इस प्रकार दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 1206 ईस्वी में लाहौर में किया भाई। ठीक है, लाहौर वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे है। ये जो लाहौर है, लाहौर में अपना राज्याभिषेक करने के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 उपाधियां ग्रहण की भाई। उन 2 उपाधियों में एक तो थी मलिक, एक उपाधि का तो क्या नाम था? मलिक, और दूसरी उपाधि का नाम था दोस्तों सिपह सालर। तो यहां से अच्छा सवाल बन सकता है कि इतिहास में वह शासक कौन था दिल्ली सल्तनत में जिसने अपने राज्याभिषेक के बाद
मलिक और सिपह सालर की उपाधियां ग्रहण की या उपाधियां धारण की। मलिक और सिपह सालर की उपाधियां धारण करने वाला दिल्ली सल्तनत का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में गुलाम वंश या मामलुक वंश का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में 1206 ईस्वी में लाहौर में गुलाम वंश की नींव डाली भाई। आगे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के उपनाम क्या क्या थे भाई। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसको दोस्तों ये मिन्हाज नाम का एक इतिहासकार हुआ करता था भाई। मिन्हाज नाम का कौन होता था, ये एक इतिहासकार होता था ये मिन्हाज नाम का। तो मिन्हाज नामक इतिहासकार ने गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय कहा है। हातिम द्वितीय बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, कौन से शासक को दिल्ली सल्तनत में हातिम द्वितीय कहा गया। हातिम द्वितीय दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया और कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय नाम दिया किसने है भाई, मिन्हाज नामक एक इतिहासकार ने दिया है। ठीक है, दूसरा उपनाम देखिए, दूसरा उपनाम दोस्तों इसे लाख बख्श कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, लाख बख्श। लाख बख्श का अर्थ होता है दोस्तों लाखों में दानी, लाखों का दान करने वाला व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों अपनी दानशीलता के लिए चर्चित था या प्रसिद्ध था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये उदार दिल का व्यक्ति था, बहुत ज्यादा दान किया करता था। इसी दानशीलता के कारण इसे लाख बख्श कहा गया या इसे हातिम द्वितीय कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो हातिम द्वितीय का उपाधि तो दी या उपनाम तो दिया मिन्हाज ने जो एक इतिहासकार था, और लाख बख्श किसे कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का ही उपनाम है। लाख बख्श की उपाधि दी किसने थी, या लाख बख्श का अर्थ क्या होता है, लाख बख्श का अर्थ होता है दोस्तों लाखों का दानी। इसका तीसरा उपनाम देखिए दोस्तों, इसका तीसरा उपनाम था कुरान खा या कुरान खान। कुरान खान का मतलब होता है दोस्तों कुरान का पाठ करने वाला या कुरान का पाठक या कुरान का अध्ययन करने वाला, कुरान को पढ़ने वाला। कुरान आप जानते हो दोस्तों, कुरान क्या है, कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है भाई। इस्लाम धर्म को मुस्लिम धर्म भी कहते हैं। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है, कुरान। ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है, बाइबिल। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है, भागवत गीता। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा। और बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है भाई, देखो दोस्तों बौद्ध धर्म के किसी पवित्र ग्रंथ की तो विशेष रूप से कोई जानकारी मिलती है नहीं, लेकिन बौद्ध धर्म का एक पवित्र त्योहार जरूर है दोस्तों, जिसे वैशाख पूर्णिमा कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है, वैशाख पूर्णिमा, जो अश्विन पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह प्रसिद्ध त्योहार बौद्ध धर्म का वैशाख पूर्णिमा को ही क्यों मनाया जाता है, इसे पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं और इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ, उनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुई और इनको ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई। इसीलिए बुद्धों का जो सबसे पवित्र त्योहार है वह है वैशाख पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा को माना जाता है। यहां दोस्तों आप ध्यान रख सकते हो कि सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब, इसे सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है भाई, या धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को इतिहास में कुरान खान कहा गया भाई, क्योंकि यह कुरान का पाठ करने वाला व्यक्ति था। ऐसा बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक बचपन से ही प्रतिभा के धनी थे, काफी टैलेंटेड व्यक्ति बताए जाते हैं, या भाषा के अध्ययन में इनकी काफी रुचि थी। तो इन्होंने दोस्तों बचपन में ही कुरान सीख ली थी और जैसे जैसे दोस्तों ये बड़े होते गए, इन्होंने छोटी आयु में ही कुरान का अत्यधिक प्रिय शब्दों में ये सस्वर मतलब कि स्मरण करने लगे या उसका वाचन करने लगे। और कुरान का प्रिय शब्दों में या प्रिय स्वरों में वाचन करने के कारण ही इन्हें कुरान खान नाम दिया गया और इन्हें कुरान का पाठक बताया गया। नेक्स्ट उपनाम देखिए इनका, इन्हें अमीर ए आखूर कहा जाता है। अमीर ए आखूर, अमीर ए आखूर का मतलब होता है भाई अस्तबलों का प्रधान। अस्तबलों का प्रधान। मोहम्मद गोरी ने इस कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रधान व्यक्ति बना लिया भाई, प्रधान सलाहकार बना लिया और इसकी प्रतिभा से धनी होकर उन्होंने इसे अमीर ए आखूर की उपाधि दी भाई।
और अमीर ए आकुर का मतलब होता है अस्तबलों का प्रधान। इस प्रकार कुतुबुद्दीन ऐबक को ये 4 तो उपनाम दिए गए हैं। इसे हातिम द्वितीय कहा है मिनहाज ने, इसे लाख बख्श कहते हैं यानी लाखों का दानी, इसे कुरान खान कहते हैं क्योंकि ये कुरान का अच्छा पाठक था, इसे अमीर ए आखूर कहा गया है क्योंकि अस्तबलों का प्रधान होता है ये। और एक और बात, इसने 2 उपाधियां ग्रहण की थी, एक तो मलिक और एक सिपह सालर। नेक्स्ट देखिए आगे, कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म हुआ था दोस्तों तुर्किस्तान में भाई। कहां पर हुआ था? तुर्किस्तान, यानी वह क्षेत्र जहां मुख्यतः तुर्क भाषा बोली जाती थी या तुर्क जनजाति का क्षेत्र हुआ करता था, उसे दोस्तों इतिहास में तुर्किस्तान कहा गया। यानी ये मुस्लिम देश है, पश्चिमी एशिया का देश है, तो इनका जन्म तुर्किस्तान में हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में। कब हुई थी? 1210 ईस्वी में। ऐसा बताया जाता है कि लाहौर यानी वर्तमान पाकिस्तान में कुतुबुद्दीन ऐबक चौगन खेल रहा था भाई। चौगान खेल रहा था। चौगान का मतलब होता है दोस्तों पोलो। क्या होता है भाई? पोलो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान या पोलो खेल रहा था। तो पोलो खेलते समय ये घोड़े से गिर जाता है और वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सवाल दोस्तों कई कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि वह गुलाम वंश का शासक कौन था जिसकी मृत्यु लाहौर में चौगन खेलते हुए या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण हो गई। वह गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई थी और इसकी मृत्यु लाहौर में हो गई थी। अतः कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वह दोस्तों लाहौर में स्थित है। मकबरा जानते हो? मकबरा इस्लाम संप्रदाय में जो समाधि स्थल होती है और मृत्यु के बाद में व्यक्ति को जहां दफनाया जाता है वहां दोस्तों वहां एक इमारत बना दी जाती है, गुंबदनुमा एक इमारत बना दी जाती है। उसी इमारत को दोस्तों मुस्लिम धर्म में या इस्लाम धर्म में मकबरा कहा जाता है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है जहां इसकी मृत्यु हुई थी। अगली बात देखिए, दिल्ली का सिंहासन। क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए कि मोहम्मद गोरी ने इस गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दिल्ली का सिंहासन दिया था भाई। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सिंहासन किसने प्रदान किया था भाई? दिल्ली का सिंहासन और भारत में सूबों की जो सूबेदारी दी गई थी यह दोस्तों मोहम्मद गोरी की देन मानी जाती है। किसकी देन मानी जाती है भाई? मोहम्मद गोरी की। अब आप कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल की प्रमुख लड़ाइयां देखिए दोस्तों। इन्होंने अपने जीवन काल में कौन कौन से युद्ध किए हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्तों प्रथम युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध माना जाता है। युद्धों में इसने सबसे पहले तराइन के द्वितीय युद्ध में हुआ था। तराइन तो जानते हो ना दोस्तों, तराइन वर्तमान समय में भारत के हरियाणा राज्य में। तराइन वर्तमान समय में भारत के कौन से राज्य में है भाई? हरियाणा में है। तो सवाल पूछा जाता है कि तराइन का मैदान वर्तमान समय में भारत के कौन से राज्य में है? हरियाणा राज्य में है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था भाई। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ था भाई। पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर का शासक था, या उस समय अजमेर के साथ साथ वह दिल्ली का शासक भी था, या दिल्ली का कहने के अलावा आप उसे भारत का सम्राट भी कह सकते हैं। जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था, तराइन की ये जो लड़ाइयां हुई थी, तराइन की 2 लड़ाइयां हुई थी भाई, एक तो 1191 में और 1192 में। तो मोहम्मद गोरी ने भारत पर सत्ता स्थापित करने के लिए पहले 1191 में आक्रमण किया और इस 1191 में भारत के सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो मूल रूप से अजमेर के थे, वो दिल्ली के सुल्तान थे उस टाइम पर, या शासक थे या सम्राट थे, राजा थे दिल्ली के। उन्होंने दोस्तों इस मोहम्मद गोरी को मात दे दी थी भाई, यानी इसको हराकर वापस भेज दिया था, छोड़ दिया था इसको मोहम्मद गोरी को, तो ये वापस चला जाता है। बाद में कुछ समय पश्चात दोस्तों ये पुनः अपनी सेना का गठन करता है या पुनर्गठन करता है और एक विशाल सेना लेकर वापस दोस्तों तराइन के मैदान में आता है और तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान के साथ ये द्वितीय लड़ाई लड़ता है भाई 1192 ईस्वी में। जो द्वितीय लड़ाई हुई थी दोस्तों 1192 ईस्वी में, उसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। ऐसा बताया जाता है कि इस तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ देने वाला जो प्रमुख सेनापति था वह दोस्तों यही था कुतुबुद्दीन ऐबक।
और ऐसा भी बताया जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से मोहम्मद गोरी यह युद्ध जीत पाता है। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार युद्ध में भाग लिया और मोहम्मद गोरी का साथ दिया या मोहम्मद गोरी की मदद की। इसके बाद में दोस्तों इसका दूसरा जो प्रमुख युद्ध था, कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रमुख लड़ाई थी, वह दोस्तों अनहिलवाड़ा में हुई थी भाई। कहां हुई थी? अनहिलवाड़ा। अनहिलवाड़ा दोस्तों गुजरात की राजधानी थी। इस समय अनहिलवाड़ा के शासक भीमदेव नामक व्यक्ति थे भाई। अनहिलवाड़ा का राजा कौन था? भीमदेव। तो इस गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा पर दोस्तों आक्रमण कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसने दोस्तों इसको लूट लिया, अनहिलवाड़ा को। अनहिलवाड़ा की लूट बताई जाती है इसे, और ऐसा बताया जाता है कि इस समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीमदेव को दंडित किया था भाई। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनहिलवाड़ा को कब लूटा था और यहाँ के शासक भीमदेव को दंडित कब किया था? 1197 ईस्वी में किया था भाई। कब किया था? 1197 ईस्वी में। इसकी तीसरी लड़ाई हुई थी दोस्तों परमर्दी चंदेल के साथ। परमर्दी चंदेल के साथ। परमर्दी चंदेल के साथ दोस्तों इसकी तीसरी लड़ाई हुई थी 1202 ईस्वी में भाई। कब हुई थी? 1202 ईस्वी में। और ये जो परमर्दी चंदेल था ये दोस्तों बुंदेलखंड का था भाई। कहां का था? बुंदेलखंड का था। और इस लड़ाई में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमर्दी चंदेल को बुरी तरह से मात दी थी भाई, इसको परास्त कर दिया था। अब तक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की जीत ही हो रही है भाई। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ दिया और जीत गया। अनहिलवाड़ा के भीमदेव को दंडित किया और अनहिलवाड़ा को लूट लिया 1197 ईस्वी में। बुंदेलखंड के परमर्दी चंदेल को बुरी तरह से परास्त किया 1202 ईस्वी में। इसकी चौथी लड़ाई थी दोस्तों खोकर के विरुद्ध। ये दोस्तों एक हिंदू जाति थी भाई खोकर। इस खोकर के साथ मुकाबला करना पड़ा था भाई मोहम्मद गोरी को। किसको करना पड़ा था? मोहम्मद गोरी को। तो मोहम्मद गोरी और खोकर के बीच में आपसी जो लड़ाई हुई थी, जो युद्ध हुआ था दोस्तों, मुख्य रूप से वह 1205 ईस्वी में हुआ था भाई। कब हुआ था? 1205 ईस्वी में। और इस विरोधी युद्ध के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की मदद की थी भाई। किसकी सहायता की थी? मोहम्मद गोरी की सहायता की थी या मदद की थी। ऐसा बताया जाता है दोस्तों इस खोकर जाति का एक व्यक्ति था भाई जिसका नाम था रामलाल खोकर। क्या नाम था भाई? रामलाल खोकर। इस रामलाल खोकर ने ही मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। ऐसा बताया जाता है कि हिंदू शासक रामलाल खोकर ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी भाई। कई इतिहासकार ये बताते हैं कि मोहम्मद गोरी की हत्या वहां काबुल में पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण के आधार पर की थी। शब्दभेदी बाण का जो उल्लेख है दोस्तों वो चंद्रवरदाई में किया गया है भाई। किसमें किया गया है? चंद्रवरदाई की एक कृति है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान तरती ये दोनों मित्र थे भाई। और ऐसा बताया जाता है कि जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में हराकर बंदी बना लिया तो ये इसे यहां से काबुल ले जाता है भाई, जहां चंद्रवरदाई भी इसके साथ चला जाता है। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई दोनों का साथ साथ जन्म हुआ था और साथ साथ ही मृत्यु हुई थी। इसलिए इनके बारे में कहावत प्रचलित है कि एक थाल जन्म और एक थाल मरण, यानी एक साथ जन्म और एक साथ मृत्यु। वहां होता क्या है दोस्तों कि ये पृथ्वीराज चौहान है, ये निशाना लगाता है चंद्रवरदाई की एक कहावत पर। और चंद्रवरदाई की वह कहावत होती है 8 बास 32 गज अंगुल अष्ट परमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। तो चंद्रवरदाई के इस शब्द वेदी बाण से पृथ्वीराज चौहान दोस्तों बाण चलाता है और उस बाण से फिर मोहम्मद गोरी की हत्या हो जाती है। और हत्या हो जाने के बाद में चंद्रवरदाई और मोहम्मद गोरी ये दोनों, चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान ये दोनों दोस्तों आत्महत्या कर लेते हैं या एक दूसरा का वध कर देते हैं। और इस प्रकार दोस्तों इन दोनों वीरों की गाथा समाप्त होती है। तो ये जो जानकारी मिलती है दोस्तों अपने को कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की हत्या की थी शब्दवेदी बाण से, ये जानकारी तो मिलती है अपने को पृथ्वीराज रासो से। पृथ्वीराज रासो से जिसके लेखक चंद्रवरदाई थे या पृथ्वीभट्ट वल्लादी थे। चंद्रवरदाई का मूल नाम पृथ्वीभट्ट वल्लादी था। कई इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि इस मोहम्मद गोरी की हत्या आगे चलकर सिरसा के निकट ही कर दी गई थी। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि मोहम्मद गोरी की हत्या हिंदू वंश में खोकर जाति के शासक रामलाल के द्वारा की गई थी या रामलाल नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। इन युद्धों की जो विशेष बात है या जो निष्कर्ष बात है वो यह देखने को मिलती है
कि मोहम्मद गोरी की निसंतान मृत्यु हो जाती है। निसंतान मृत्यु हो जाने के बाद में इसका कोई उत्तराधिकारी बचता नहीं है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसका प्रभाव ज्यादा था भाई मोहम्मद गोरी के साथ। तो लाहौर में मोहम्मद गोरी के जो सरदार थे उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को ही इसका उत्तराधिकारी मान लिया और इसे अगला राजा बना दिया। इस प्रकार दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में लाहौर में अपना राज्याभिषेक करवाया या गुलाम वंश का शासन स्थापित किया। और यहाँ इसने दो उपाधियां धारण की थी भाई, एक तो मलिक और एक सिपहसालार। कुतुबुद्दीन ऐबक के भारत में निर्माण कार्य देखिए भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दोस्तों कुतुब मीनार बनवाई थी भाई। क्या बनवाई थी? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का कार्य प्रारंभ करवाया था इन्होंने दिल्ली में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुतुब मीनार कहां स्थित है? दिल्ली में। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ करवाया था भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था। यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है दोस्तों कि कुतुब मीनार का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया था भाई, किसकी याद में करवाया गया था? इसका निर्माण दोस्तों शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी की याद में करवाया था भाई। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया भाई। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में दोस्तों एक कहावत चलती है, एक विशेष बात चलती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में बकरी और शेर दोनों एक ही घाट पर पानी पीते थे भाई। बकरी और शेर दोनों एक ही घाट पर पानी पीते थे। इसका मतलब है कि इसके शासनकाल में भ्रष्टाचार नहीं था भाई, सभी के साथ न्याय का व्यवहार किया जाता था, डर का कोई माहौल नहीं था। तो ध्यान रखना दोस्तों, वह दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था जिसके शासनकाल में बकरी और शेर दोनों एक ही घाट पर पानी पीते थे? उस राजा का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस प्रकार दोस्तों भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आज हमने पढ़ा है। दोस्तों आपके ये जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आप इसको ठीक तरीके से समझना चाहते हैं तो एक बार आप मेरे साथ इसका स्पेशल रिवीजन कर लीजिए ताकि ये जानकारी आपके हमेशा हमेशा के लिए स्थायी हो जाए। आइए दोस्तों जानकारी या रिवीजन प्रारंभ करते हैं। दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं आज। दिल्ली सल्तनत ने भारत में 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत ने भारत में लगभग 320 वर्षों तक शासन किया भाई। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश आते हैं, पहला गुलाम वंश और अंतिम लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा है खिलजी वंश जिसने 1290 से 1230 ईस्वी तक शासन किया, 1320 ईस्वी तक शासन किया। तीसरा था तुगलक वंश जिसने 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया। चौथा था सैयद वंश जिसने 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। और पांचवा था लोधी वंश जिसने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। और लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो ऊपर वाले चार है गुलाम, खिलजी, तुगलक और सैयद, ये चारों तो दोस्तों तुर्क जाति के थे। और ये जो पांचवा था ना लोधी वंश, यह दोस्तों एकमात्र था जो अफगान जाति का था। अब देखिए दोस्तों भारत में गुलाम वंश या मामुलक वंश की स्थापना कैसे हुई। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था भाई। ऐबक एक तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चंद्रमा का देवता। यानी मोहम्मद गोरी के बाद में या उसकी मृत्यु के बाद में भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली भाई। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 1206 ईस्वी में लाहौर में करवाया। और राज्याभिषेक करने के बाद इसने दो उपाधियां धारण की भाई, एक तो मलिक और एक सिपहसालार। इसके उपनाम है दोस्तों चार। इसे हाजिम द्वितीय कहते हैं दानशीलता के कारण, और हाजिम द्वितीय की उपाधि मिनहाज नामक इतिहासकार ने दी है। दानी होने के कारण ही इसे लाख बख्श कहा गया। लाख बख्श का शाब्दिक अर्थ होता है लाखों का दानी। इसे कुरान खान कहते हैं क्योंकि ये कुरान का अच्छा पाठक था या अच्छा पाठ किया करता था। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है भाई। इसे अमीर ए आखुर कहा मोहम्मद गोरी ने, यानी कि अस्तबलों का प्रधान कहा। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। इसकी मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई लाहौर में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण। अतः इसका मकबरा लाहौर में है। दिल्ली का सिंहासन पर इसे बैठाने वाला व्यक्ति मोहम्मद गोरी को बताया जाता है भाई। इसकी प्रमुख लड़ाइयां देखी। मोहम्मद गोरी का जो उत्तराधिकारी बना कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने सबसे पहले भाग लिया था तराइन के द्वितीय युद्ध में। 1192 ईस्वी में इसने मोहम्मद गोरी की मदद की और इसकी मदद के फलस्वरूप पृथ्वीराज चौहान द्वितीय की तो पराजय हुई
और मोहम्मद गोरी की जीत हुई। वर्तमान समय में तराइन हरियाणा में है। गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा को लूटा और भीमदेव जो यहाँ का शासक था उसको इसने दंडित किया 1197 ईस्वी में। बुंदेलखंड के शासक परमर्दी देव चंदेल को इसने परास्त किया 1202 ईस्वी में। और खोखर के विरुद्ध जब मोहम्मद गोरी युद्ध कर रहा था उस समय 1205 ईस्वी में इसने मोहम्मद गोरी की मदद की। भाई मोहम्मद गोरी की निसंतान मृत्यु हो जाने के बाद में यह इसका उत्तराधिकारी बना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाई। कुतुब मीनार का निर्माण शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी की स्मृति में करवाया गया। और इसके बारे में एक कहावत चलती है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि इसके शासनकाल में बकरी और शेर दोनों एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। तो इस प्रकार दोस्तों मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है, आपके ये कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर काम में आ सकती है, तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे अपने इसी YouTube चैनल पर इसी वक्त। धन्यवाद।